आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो पॉपुलेशन के मीन्स के कंपैरिजन की। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई दो पॉपुलेशन है, दिस इज आवर फर्स्ट पॉपुलेशन एंड ये हमारी सेकंड पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन का जो मीन है वो है μ1, इस पॉपुलेशन का मीन है μ2। इस पॉपुलेशन की वेरिएंस σ1 स्क्वायर, इसकी वेरिएंस है σ2 स्क्वायर। हमको ये कंपेयर करना है कि इन दोनों पॉपुलेशंस के मीन्स सेम है या डिफ़र है, और अगर डिफ़र है तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या ये छोटा है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ हमारे पास सिचुएशन है। यहाँ पर जैसे हमने लिखा है टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन फॉर द लार्ज सैम्पल। तो हमें इन दोनों पॉपुलेशन के मीन्स को कंपेयर करना है कि दे आर सेम और नॉट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सैम्पल ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉपुलेशन से एक एक सैम्पल ड्रॉ करेंगे और उन सैम्पल के बेस पर कैलकुलेशन करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये जो मीन्स हैं वो हमारे सेम हैं या डिफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर एक टर्म और लिखा हुआ है लार्ज सैम्पल। जब हम लोग जो सैम्पल ड्रॉ करते हैं उसका साइज़ 30 और ग्रेटर देन 30 होता है, तो हम कहते हैं जो हमारा सैम्पल है वो लार्ज है। अगर सैम्पल का साइज़ 30 से छोटा होगा, यानी 29 या 29 से छोटा होगा, तो हम कहेंगे जो सैम्पल है हमारा वो स्मॉल कहलाता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो 30 या 30 से बड़े सैम्पल को लेकर करेंगे, इसलिए ये लार्ज सैम्पल टेस्ट है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहला काम हमारा ये हाइपोथेसिस बनाना, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना, फिर कंक्लूजन लेना। तो हम लोग सबसे पहले तो अपनी हाइपोथेसिस बनाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो H0 है, नल हाइपोथेसिस, वो हो जाएगी μ1 इक्वल टू μ2। हमें ये टेस्ट करना है, इसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H1 से। ये हमारी हो सकती है μ1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू μ2 या म्यू H1 such that μ1 is less than equal to μ2 और H1 such that μ1 not equal to μ2। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए करेंगे क्या, एक सैम्पल ड्रॉ करेंगे फर्स्ट पॉपुलेशन से N1 साइज़ का, और इस सैम्पल का मीन निकालेंगे जिसको कह रहे हैं हम x1 बार। दूसरी ही पॉपुलेशन से एक और सैम्पल ड्रॉ करेंगे लार्ज सैम्पल, जिसका साइज़ होगा N2 और इसका जो मीन है वो कहलाएगा x2 बार। अब इन स्टैटिस्टिक के बेस पर हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बेस पर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जिस टर्म का यूज़ करेंगे वो हमारा टर्म होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या हो जाएगा। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है आपकी वो हो जाएगी z इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय σ1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस σ2 स्क्वायर अपॉन n2। ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप ये डिसीज़न लेंगे कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए या रिजेक्ट होनी चाहिए। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक, और ये क्योंकि यहाँ पर z टेस्ट अप्लाई किया गया है इसलिए इसको डिनोट करेंगे हम लोग z से। ठीक है, तो आप z कैलकुलेट करेंगे। अब आप ये देखिए कि आप जो भी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, आप कोई भी जब टेस्ट अप्लाई करते हैं तो वो टेस्ट हम लोग करते हैं अंडर H0। अंडर H0 का मतलब ये है कि हम किसी भी टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो हमारी H0 है वो सही है, मतलब वो ट्रू है। तो हमारी H0 क्या थी, μ1 इक्वल टू μ2, ये हमारी H0 थी। अब अगर हम इसको सही माने तो μ1 इक्वल टू μ2, यानी कि μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपका जो z का फॉर्मूला है वो बन जाएगा अब x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ σ1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस σ2 स्क्वायर अपॉन n2 हैज़ नॉर्मल 0
1। क्लियर। अब यहाँ पर इस टेस्ट को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेरिएंस के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट सिचुएशंस बनती हैं। पहले मैं वो सिचुएशन लिखती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो पहली सिचुएशन है वेरिएंस की वो ये है कि जो वेरिएंसेस हैं आपकी, वेरिएंसेस आर known and unequal। सेकेंड सिचुएशन आपकी है variances are known and equal। The third situation is variances are unknown and unequal। And the last is variances are equal and unknown। ठीक है। तो वेरिएंस हो सकता है कि हमको पता हो उनकी वैल्यूज़ कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा होगा और वो इक्वल नहीं होंगी। तो इस सिचुएशन में आपको सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर दे रखा होगा। ठीक है। जब वो गिवन होगा, वो अनइक्वल होगा, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू दे रखी होगी उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ये सैम्पल का साइज़ होगा, ये हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा। और सैम्पल्स के मीन मतलब सैम्पल के रिगार्डिंग जो भी डेटा या जो कैलकुलेशन या जो ऑब्जर्वेशन है, जो स्टैटिस्टिक है, वो आपको हमेशा क्वेश्चन में प्रोवाइड करी गई होंगी। ये है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ये नहीं दे रखी होती है, इसके बारे में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको N2 X1 बार एंड X2 बार हमेशा दे रखा होगा। अब अगर आपको वेरिएंसेस दे रखी हैं और उनकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, कुछ भी है ये मतलब 4.3 या 6.2 इस टाइप से कुछ भी दे रखी है, तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करेंगे और आप टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो सेकंड सिचुएशन है वो क्या कह रही है, सेकंड सिचुएशन में कहा जा रहा है वेरिएंसेस आर नोन एंड इक्वल, मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। दिस इज सिग्मा स्क्वायर। कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी, इसकी वैल्यू हमको दे रखी होगी, ये बराबर होंगी तो हमको एक सिंगल वैल्यू दे रखी होगी। उस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला क्या, आपका जो ओरिजिनल टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है वो तो ये रहा। आपसे कहा जा रहा है कि जो वेरिएंसेस हैं दे आर इक्वल। ठीक है। हमने मान लिया उनकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो हम सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह, दोनों की जगह सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन n1 सिग्मा स्क्वायर अपॉन n2। ठीक है। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x1 बार माइनस x2 बार अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 हैज़ नॉर्मल 0 1। ये सिचुएशन तब होगी जब वेरिएंसेस इक्वल एंड नोन हो। थर्ड सिचुएशन हमारे पास आती है कि वेरिएंसेस आर अननोन एंड अनइक्वल। सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर आपको नहीं पता और आपको आपसे ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि दे आर सेम। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप इनका एस्टिमेट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सैम्पल वेरिएंस। आप सिग्मा 1 स्क्वायर को एस्टिमेट करेंगे S1 स्क्वायर से। S1 स्क्वायर यहाँ पर सैम्पल का वेरिएंस होगा एंड सिग्मा 2 स्क्वायर को एस्टिमेट करेंगे S2 स्क्वायर से, यानी कि सेकेंड सैम्पल, ये जो सेकेंड पॉपुलेशन से सैम्पल ड्रॉ करके हम सैम्पल हमने जो ड्रॉ करा है उसकी वेरिएंस से हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे सिंपल। तो इसका फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, तो आपका Z हो जाएगा अब x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन n1 S2 स्क्वायर अपॉन n2 सिंपल हैज़ नॉर्मल 0 1। अब एक सिचुएशन, जो लास्ट सिचुएशन है हमारे पास वो ये है कि वेरिएंसेस आर equal and unknown।
इस सिचुएशन में सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर है, बट ये कितना है हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि सिग्मा स्क्वायर है। अब इस सिग्मा स्क्वायर को हम लोग को एस्टिमेट करना है। इस सिग्मा स्क्वायर को हम लोग एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर, और जो एस्टिमेट निकल कर आता है उसको हम लोग बोलते हैं पूल्ड एस्टिमेट। दिस इज, ये जो भी निकल कर आएगा इसका एस्टिमेट, ये जो सिग्मा कैप स्क्वायर है, ये जो निकल कर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज पूल्ड एस्टिमेट। और ये जो पूल्ड एस्टिमेट है इसकी वैल्यू होगी सिग्मा कैप स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका N1 S1 स्क्वायर N2 S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये सैम्पल का साइज़ है और ये सैम्पल की वेरिएंस है। फर्स्ट सैम्पल का साइज़, फर्स्ट सैम्पल की वेरिएंस, सेकंड सैम्पल का साइज़, सेकंड सैम्पल की वेरिएंस, फर्स्ट सैम्पल प्लस सेकंड सैम्पल का साइज़। और इस तरह से आप लोग सिग्मा कैप स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। तब आपकी Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक एक्चुअली वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा कैप स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2 नॉर्मल 0 1। तो ये कुछ सिचुएशन थी वेरिएंस की जिनके अकॉर्डिंग आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। आपके क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर का जो भी नेचर दे रखा हो, दोनों पॉपुलेशन की वेरिएंसेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग फार्मूला चेंज करके उसको यूज़ कर लेंगे। जब आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक Z की वैल्यू निकल आएगी तब आप टेबल से Z टैबुलेटेड देखेंगे, जिसको हम लोग Z अल्फ़ा भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको ये अल्फ़ा दे रखा होगा, इस अल्फ़ा को हम लोग बोलते हैं दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कई बार ये नहीं दे रखा होता तो आप अपने पास से कुछ ले लेते हैं 10%, 1%, 5%, और क्वेश्चन के आंसर में मेंशन कर देते हैं कि हमने अल्फ़ा इतना % यूज़ किया है। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर नहीं गिवन है तो आप इस अल्फ़ा को अपने पास से कुछ भी कंसीडर कर लें और आंसर में उसको मेंशन कर दें कि आपने जो भी आंसर दिया है वो इतने % अल्फ़ा पर दिया है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जो टेबल हमें दे रखी होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ से एक Z अल्फ़ा, इस अल्फ़ा के अकॉर्डिंग Z की वैल्यू देखेंगे और उसके बाद में कंपैरिजन करेंगे टैबुलेटेड वैल्यू, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू का इस टैबुलेटेड वैल्यू से। देन हम कंक्लूजन, जो कंक्लूजन है वो आपका 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहली तो वैल्यू होती है आपकी Z टैबुलेटेड, और दूसरा जो टर्म है जिस पर आपका कंक्लूजन डिपेंड करता है वो टर्म होता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस का नेचर। ठीक है, जैसे आपको H0 दे रखी है μ1 इक्वल टू μ2, ये तो हर केस में यही रहेगी। H1 सपोज आपके पास है μ1 लेस देन इक्वल टू μ2, अगर लेस देन टाइप आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है तो इस सिचुएशन में आपका जो क्रिटिकल रीज़न है वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा और आपका जो टेस्ट है वो वन टेल टेस्ट हो जाता है। अगर आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेस देन टाइप है तो आपका जो ग्राफ है कंक्लूजन का वो कुछ इस तरह से बनता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, इस तरह से आएगा दिस। ये मीन वैल्यू होगी। अब आप करेंगे क्या, आपको जो भी अल्फ़ा दे रखा होगा उसकी हेल्प से आप टेबल में वैल्यू देखेंगे और वो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसको आप लेफ़्ट साइड में कहीं पर भी प्लेस करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे -Z अल्फ़ा। ये वैल्यू आप हमेशा टेबल से देखेंगे। अगर लेस देन टाइप आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है तो जो क्रिटिकल रीज़न है वो लेफ़्ट हैंड साइड में बनता है। जो क्रिटिकल रीज़न है उसको इस तरह से शेड कर देते हैं, ये नोटेशन होता है आपका क्रिटिकल रीज़न का। अब आप करते क्या है, आपने जो Z की वैल्यू निकाली है जिसको हमने Z कैलकुलेटेड का जो x1 बार माइनस x2 बार अपॉन वो जो फॉर्मूला लिखा था उससे हम लोग ने जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकाली है वो आपका कहलाता है Z कैलकुलेटेड। अब आप ये Z कैलकुलेटेड देखते हैं कि इस रीज़न में लाई कर रही है या इस रीज़न में। रीज़न में लाई करने का मतलब क्या है, ये जो रीज़न है ये वाला Z अल्फ़ा के आगे का जो रीज़न है इस सिचुएशन में, ठीक है।
लेस देन टाइप सिचुएशन में माइनस जेड अल्फा के आगे का जो भी रीज़न है उस रीज़न को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीज़न। दिस इज एक्सेप्टेंस रीज़न। और जेड अल्फा से लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी रीज़न होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रीज़न। यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट होगा। ये आपकी रेंज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये नॉर्मल 0 1 मतलब मीन यहाँ पर 0 है। अब आप ये देखेंगे कि जो z कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो यहाँ लाई कर रही है या यहाँ लाई कर रही है। सपोज z कैलकुलेटेड आपका आ रहा है 2.38 और ये जो पॉइंट है ये आपका आ रहा है माइनस का 1.96। तो ये माइनस का 1.96 है और 2.38 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं। ठीक है, ये 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू उधर आएंगी। कुल मिलाकर ये जो आपकी वैल्यू है कैलकुलेटेड वाली वो इस रीज़न में लाई कर रही होगी। तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर एक्सेप्टेंस रीज़न में लाई कर रही है तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर देते हैं। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीज़न में अगर आपकी जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर देन होगी माइनस जेड अल्फा से तो उस सिचुएशन में आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये एक्सेप्टेंस रीज़न में लाई करेगी और हम अपनी एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि इफ़ जेड कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन माइनस जेड अल्फा देन वी accept H naught at alpha percent level of significance. Otherwise, we reject H naught simple. अब आपकी जो एच नॉट है वो तो म्यू वन इक्वल टू म्यू टू हो जाएगी। जो एच वन आपकी है वो अगर है म्यू वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टू तो उस सिचुएशन में आपका जो क्रिटिकल रीज़न है वो राइट हैंड साइड में बनेगा हमेशा। इधर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हो गया, ये मीन वैल्यू हो गई, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। ये वैल्यू हो गई जेड अल्फा। अल्फा क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा टेबल की हेल्प से और अल्फा की हेल्प से आप लोग जेड अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको यहाँ प्लेस करेंगे। आपने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसकी मदद से जेड कैलकुलेटेड निकाला हुआ होगा। अब आप देखेंगे कि जेड कैलकुलेटेड किस रीज़न में लाई कर रहा है। रीज़न का मतलब ये जो रीज़न है ये एक्सेप्टेंस रीज़न हो जाएगा और ये वाला जो रीज़न है वो क्रिटिकल रीज़न हो जाएगा। क्रिटिकल रीज़न किस साइड में बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, ये डिसीज़न कितना बड़ा बनेगा ये अल्फ़ा डिसाइड करता है। और किस साइड में बनेगा ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन ये लेस देन टाइप है या नॉट इक्वल टू टाइप है उससे हम लोग डिसाइड करते हैं। ग्रेटर देन टाइप में राइट हैंड साइड में बनता है, लेस देन टाइप अगर इनइक्वालिटी है एच वन अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेस देन टाइप है तो लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है। ठीक है, इस चीज़ से बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब हम करेंगे क्या, जेड कैलकुलेटर हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में, हमने आंसर में हमने कैलकुलेट करा हुआ है। तो जेड कैलकुलेटेड हम लोग देख लेंगे इस रीज़न में लाई कर रहा है तो एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे, इस रीज़न में लाई कर रहा है तो एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन में लिखेंगे इफ़ z calculated is less than z alpha then we accept h naught at alpha percent level of significance. Otherwise we reject it. सिंपल। अब हम आ जाते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस के थर्ड नेचर के ऊपर। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है हमारी एच नॉट, तीसरी सिचुएशन में एच नॉट तो हमारा यही रहेगा म्यू वन इक्वल टू म्यू टू। जो एच वन है आपका वो हो जाएगा म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू। इस सिचुएशन में जो हमारा टेस्ट है वो टू टेल टेस्ट कहलाता है और जो हमारा क्रिटिकल रीज़न है वो दो साइड में बनता है, लेफ्ट साइड में भी बनता है और राइट साइड में भी बनता है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है। ये तो रहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बेल शेप, ये आपका मीन आ गया, ये माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। हमारा दोनों साइड में क्रिटिकल रीज़न बनता है।
क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा दे रखा होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा आपका राइट हैंड साइड में कितना परसेंट जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में कितना परसेंट जाएगा। सपोज़ आपको अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 5% क्वेश्चन में, और ये कहा गया है कि 2% लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप क्या करेंगे, 2% इधर रीज़न लेंगे और 3% इधर लेंगे। अगर आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा, सिर्फ अल्फ़ा के बारे में कहा जा रहा है कि अल्फ़ा 5% है या 10% है, लेफ़्ट में कितना है या राइट में कितना है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस अल्फ़ा को हाफ हाफ दोनों साइड प्लॉट करेंगे। ये वाला जो रीज़न होगा ये माइनस का Z∝/2 कहलाएगा, और ये वाला Z∝/2। अल्फ़ा को आधा कर देंगे। सपोज़ हम इसी सिचुएशन की बात करें, क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा दे रखा है लेकिन ये नहीं कहा जा रहा लेफ़्ट में कितना होगा या राइट में कितना होगा, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 5% को 2.5% लेफ़्ट में प्लॉट करेंगे और 2.5% राइट में प्लॉट करेंगे। सिंपल आपको करना क्या है, इस अल्फ़ा की हेल्प से टेबल देखनी है। टेबल देखने पर जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं उनको आपको यहाँ पर और यहाँ पर प्लॉट करना है। तो इस सिचुएशन में आपके दो क्रिटिकल रीज़न हो जाएंगे। एक क्रिटिकल रीज़न Z∝/2 है और एक ये हो जाएगा माइनस का Z∝/2, और ये आपका एक्सेप्टेंस रीज़न हो जाएगा। ठीक है, अब Z कैलकुलेटेड अगर यहाँ से यहाँ तक लाई करता है तो इस सिचुएशन में आप लोग H0 को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपका Z कैलकुलेटेड माइनस का Z∝/2 से छोटा आ रहा है या फिर Z∝/2 से बड़ा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका Z कैलकुलेटेड माइनस के Z∝/2 से कम या Z∝/2 से ज़्यादा आ रहा है तो उस सिचुएशन में हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। कोई एक ही सिचुएशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, या तो Z कैलकुलेटेड इस रीज़न में होगा या इस रीज़न में या इस रीज़न में, क्योंकि वो एक सिंगल वैल्यू है, या यहाँ लाई करेगी ये यहाँ या फिर यहाँ। इन दोनों ही सिचुएशन में अगर इन दोनों ही रीजन्स में अगर या यहाँ पर Z कैलकुलेटेड हमारा लाई करता है, आपको H0 को रिजेक्ट करना है। इस रीज़न में अगर आपका Z कैलकुलेटेड लाई करता है तो आपको अपनी H0 को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो कंक्लूजन है वो किस तरह से लिखते हैं, देखिएगा, हम लिखेंगे इफ़ माइनस Z∝/2 लेस देन Z calculated less than Z∝/2, then we accept H0, otherwise we reject it। सिंपल, अगर इस एक्सेप्टेंस रीज़न में लाई कर रहा है आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक इतने रीज़न में, तो आपको H0 को एक्सेप्ट करना है। इस रीज़न में लाई नहीं कर रहा है तो आपको अपनी